खंड बार इसमें जो वर्णात्मक प्रश्न है उसको देखते हैं थोड़ा सा एक एक करके। पहला सवाल देखो जरा ध्यान से सुनते चलना, क्या क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन इसका। खंड बार एक लंब वृत्तीय शंकु है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई तथा आधार का व्यास 48 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है। तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। ध्यान से क्या कह रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई तथा आधार का व्यास, दो बातें दे रखी है। एक तुम्हें शंकु दिया हुआ है, ठीक है ना, कुछ किस तरीके का शंकु ऑप्टिमा देखना है, तो इसका तुम्हें आधार और इसकी ऊंचाई दे रखा है। अब इसने बोला नहीं कि कौन सी ऊंचाई है, इसका मतलब इसने त्रिय ऊंचाई की तो बात नहीं की वो, ठीक है भैया। तो ये एक शंकु है, इसका आधार और इसकी ऊंचाई तुम्हें, तो आधार की त्रिज्या यानी ये तुम्हारे पास आर का मान और एच का मान दिया हुआ है। कितना कितना दिया हुआ है भैया, सम आधार का व्यास यानी ये पूरा 48 सेंटीमीटर है। आधार का व्यास कितना दे रखा है, तो तुम्हें व्यास दे रखा है भैया 48 सेंटीमीटर। तो जरा मुझे बता दो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो आप बोलो कैसा, त्रिज्या इसकी आधी होगी यानी 24 सेंटीमीटर, और इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है ना, ऊंचाई कितना दे रखा है तुम्हें, ऊंचाई दे रखा है 28 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है भैया, तो ये एच का मान भी तुम्हें पता है 28 सेंटीमीटर, ये एच भी दे रखा है। अब हमें बता दो शंकु का आयतन होता क्या है भैया, आप सब बता दिए शंकु का आयतन होता क्या है जल्दी। कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलो इतना तो ठीक है। अब कुछ और बातें बताता हूँ, बेलन का आयतन क्या होता है, बोलेगा घनाभ को, घन का भुजा क्यूब, ठीक है, याद रख लेना ये सब। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रख दो सारी वैल्यूज, भगवान का क्या हो सब कुछ तुम्हारे पास है। 1/3 पाई का मान 22/7, आर कितना क्या हो 24, तो 24 का स्क्वायर करना है, तो 24 गुणे 24, एच का मान कितना दिया हुआ है 28। तो देखो यार 7 से काटोगे 7 चौके 28, 3 से काटोगे 3 8 24, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा कितना भैया, 22 गुणे 24 गुणे 32। अब इसको आप लोग आराम से मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आपका जवाब आएगा, ठीक, मल्टीप्लाई कर लोगे, जो भी आपका जवाब आएगा वो आपका आंसर होगा। कोई बात नहीं, हम इसको यहीं पर छोड़ दे रहे, इसको गुणा कर लेना 32 22 और 24 को। ये गलती तो नहीं हुई कोई, अरे क्या ही यार। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो इसका। तो आपको क्या दिया हुआ था कि भैया एक शंकु है जिसके आधार का व्यास 48 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा, तो आप पूछना। दूसरा सवाल कह रहे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ निकालता है। किसका भैया, 96 व 404 का एचसीएफ निकालना है। और ध्यान रहे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, भाज्य विधि द्वारा नहीं। तो अभाज्य गुणनखंड पहले तो कर लो भैया, 96 का अभाज्य गुणनखंड करोगे क्या मिलेगा तुम्हें, सर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, एक बचेगा 16, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 24, फिर 2 से काटेंगे 12, फिर 2 से काटेंगे 6, फिर 2 से काटेंगे 3, और फिर 3 से काटेंगे 1। तो ये हो गया 96 के गुणनखंड। अब 404 का गुणनखंड देखो, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 0 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 101। अब 101 तो किसी से कटेगा नहीं, 101 क्या कर सकता है किसी से, 3 से नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 7 से तो कट जाएगा ना, तो नहीं 7 से भी नहीं कटेगा। 101 किसके पढ़ा, 101 तो अभद्र संख्या होती है यार सर, कटेगा क्या किसी से, सोच लो सोच लो सोच लो सोच लो, लगता तो नहीं कटेगा किसी से, है कि नहीं। 101 कटेगा किसी से, नहीं कट रहा है, तो 101 को सीधा लिख लो, 101 करना, 101 कैंसिल कर दो। अब भैया हमारा जो खंड है, हमारे खंड का मतलब क्या होता है, चलिए एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ जो दोनों में कॉमन, दोनों में कौन कॉमन रहेगा, सिर्फ ये है ना 2 बार का 2, तो एचसीएफ निकालो, तो एचसीएफ क्या लिखोगे, 2 गुणे 2 यानी कि आपका 4 आंसर आ जाएगा। अब भाज्य गुणनखंड वाले में कैसे निकालते हैं एचसीएफ, वही करते हैं ना जो दोनों में कॉमन होता है उसी को ले लेते हैं, ठीक। और कॉमन हमारे इसमें क्या है, 2 गुणे 2 बस, और तो कोई कॉमन है ही, ठीक है, हमारा जवाब हो जाएगा। क्लियर है।
चलो छापो। अच्छा, और भी देख लेते हैं एक हम क्वेश्चन छोटे मोटे। चलो ये कह रहा है तीसरा मान इधर है स्पेशल के पास। अच्छा लिख लो, चलो लिखो इतना जल्दी। चल अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन अपने पास, तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बिंदु, दो बिंदु आपको दिए हैं, ठीक। दो बिंदु क्या दिए हैं? -1, 7 और 4, -3, ठीक है good। तो आपको 2 पॉइंट दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 30 का 2 पॉइंट है, एक रहा पॉइंट P और एक पॉइंट Q, ठीक है ना। क्या है? पॉइंट P है -1, 7 और पॉइंट Q तुम्हें दिया हुआ 4, -3। तो ये कह रहा है कि इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड को कोई एक बिंदु है ओ जिसका निर्देशांक हमने मान लिया x, y। अब ये जो पॉइंट O है वो इसको 2:3 में बांटता है। कितने में? 2:3 में बांट रहा है। तो पूछ रहा है कि भाई इस वाले बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो हमारे पास विभाजन सूत्र किसको किसको याद है? भैया बताओ, अंतः विभाजन सूत्र किसको किसको याद है? अंतः विभाजन सूत्र किसको किसको याद है? थोड़ा जल्दी बता दो कोई। जल्दी बता दो जल्दी। क्या होता है भैया? अंतः विभाजन सूत्र के लिए हम लोग x के लिए फार्मूला क्या लिखते हैं? m(x2) प्लस n(x1) बटे में m प्लस n, है ना। और y के लिए क्या लिखते हैं? my2 प्लस ny1 बटे m प्लस। तो ये हमारे पास होता है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट P है जिसको हमने मान लिया है, ये हमारा x1 y1 है, ये हमारा क्या हो गया? x2 y2 हो गया, और ये हमारा हो गया m का मान 2 और n का मान क्या हो गया? 3। हमने मान लिया, बस अब फार्मूले में उठा देना। तो x का निर्देशांक क्या हो जाएगा? m(x2), m कितना है? m का मान है 2 और x2 का मान है 4, तो क्या लिखोगे? 2 गुणे 4 प्लस n(x1), n का मान है 3 और x1 का मान है -1, तो -1 गुणे, ठीक है, डिवाइड में दोनों का योगफल 3 और 2 5, तो ये कितना मिलेगा तुम्हें? 4 दूनी 8 और -3 बटे 5, तो 8 में से 3 जाएगा, 5/5 बराबर आएगा 1, ठीक है। ये तो x का मान 1 आ गया। y का मान यहाँ से देखो इधर m कितना है भैया? m का मान है 2 और y2 का मान कितना है? -3, 2 गुणे -3, ठीक है। कोई समस्या? अब my2 प्लस ny1, तो 7 21। जहां पे समस्या होगी भैया पूछ लेना। डिवाइड में 5, तो ये बनेगा -6 प्लस 21/5, तो आ जाएगा 21 से 6 जाएगा 15/5, यानी कि ये आ जाएगा 3। अतः बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? आप आगे लिखोगे, अतः बिंदु का निर्देशांक होगा 1,3। ये हमारा जवाब आ जाएगा। कोई समस्या है तो बता दीजिए। कोई बात नहीं है। तो 6 + 21/5 -6 + 21, तो ये कितना आ जाएगा? 15/5, यानी ये आ रहा है, तो ये x का मान 1 और y का मान 3, 1,3 आपका जवाब आ जाएगा। अगला सवाल देखो क्या है। कोई समस्या है इसमें? तो आपको ये अंतः विभाजन सूत्र पता होने चाहिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत? चौथा क्वेश्चन इसका देखो क्या कहना है। चौथा क्वेश्चन है sin अल्फा बराबर 1/2, sin अल्फा बराबर दिया हुआ है 1/2 और cos अल्फा बराबर भी दिया हुआ है 1/2। तो कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान cos बीटा बराबर 1/2, तो कह रहा है तुमसे भैया अल्फा प्लस बीटा बता दो क्या होगा, ठीक। तो क्या ये सवाल मुश्किल है? बताओ मुश्किल है क्या? भाई अगर आप इसकी बात करोगे साइन अल्फा बराबर 1/2, इसका मतलब कि ये अल्फा का मान कितना दिया हुआ है? 1/2 कब होता है? 30 में 1/2 होता है ना, तो इसका मतलब अल्फा का मान कितना आना चाहिए? 30। ऐसे ही कॉस बीटा का मान कितना दिया हुआ है? 1/2, इसका मतलब बीटा का मान कितना होगा? 60, क्योंकि कॉस 60 का मान 1/2 होता है ना। तो हमें अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है,
तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 30 प्लस 60 मिलकर क्या आ जाएगा 90 डिग्री। सवाल खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने क्या कह रहा है पांचवा। मतलब कितना आसान सवाल है, इतने कम समय में हो जाने वाले। 2 मिनट भी बहुत बड़ा हो गया। करें बिंदु माइनस बी कमा 8 की मूल बिंदु से दूरी। पांचवा क्या कह रहा, बिंदु पी कमा बिंदु पी दिया हुआ है -6, 8। एक बिंदु पी दिया हुआ है -6, 8। तो आप सबको पता है कि भैया दूरी सूत्र क्या होता है। चलिए तो आंख बंद करके बता देंगे, हम तो आंख बंद करके बताना है ना। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। अब अगर मूल बिंदु से बात करेगा तो मूल बिंदु में एक निर्देशांक तो क्या हो जाता है भैया 0, है ना। मूल बिंदु का मतलब क्या है, आप ये बात कर रहे हो कि मूल बिंदु में एक बिंदु तो हो गया 0,0 और एक कोई पॉइंट पी यहाँ पे बैठा हुआ है x, y, तो इसकी दूरी आप पूछना चाहिए ना। तो इन बिंदुओं के बीच की दूरी तो x1 y1 तुम्हारा क्या हो जाएगा, या x2 y2 तुम्हारा हो गया x और y, x1 y1 हो गया तुम्हारा 0। तो x माइनस 0 क्या बनेगा सर, x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। अगर दूरी सूत्र पूछ रहा है तुमसे, मूल बिंदु से इसी का इसको लगा दो, बस पूछ रहा है दो बिंदुओं के बीच में तो इसको लगा दो। तो ये क्या बनेगा तुम्हारे पास, ओपी बराबर अंडर -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस 64 बराबर अंडर रूट 100, और अंडर रूट 100 का मतलब कितना हो जाएगा 10 मात्र। तो यहाँ ये दूरी सूत्र याद रखो, ठीक है। कोई समस्या हो तो बताओ, कोई दिक्कत है। चलो छापो। इसमें 6 खंड थे, छठा भी देख लो क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए माइनस कॉस ए बटे कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर कॉसेक ए माइनस ए बटे कॉसेक ए प्लस ए, ये सिद्ध कर लिया। ठीक है, ये तो शुक्ला जी हमारे दाएं हाथ से कर लेना, चुटकी बजा। कुछ नहीं करना सवाल में, क्या कहना, कुछ नहीं करना है। का है देखो बहुत आसान है, एलएचएस ले लो। तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन में है, आरएचएस ले लो, तुम्हारा मन कर रहा है एलएचएस ले लो, कोई दिक्कत नहीं हो। देखो क्या लिखा हुआ है, कॉट ए माइनस कॉस ए पूरे का बटा कॉट ए प्लस कॉस ए। क्या करो, कॉट ए क्या होता है, ये होता है कॉस ए बटे साइन ए होता है, माइनस कॉस ए पूरे का बटा, यहां से कॉट ए कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा कॉस ए, सॉरी कॉमन नहीं लेना, कॉट ए को लिखेंगे तो साइन ए माइनस का कॉस ए। अब देखो कॉस ए यहां से ऊपर नहीं, दोनों से कॉमन ले लो, तो कॉस से कॉमन लेने पर क्या बचेगा, ध्यान से देखो 1/sin ए, क्या बचेगा 1/sin ए। हाँ भैया नीचे प्लस है, कहो कौन एंगल से ना, कहां से है, ससुराल से हूं मैं। अरे हरामखोर आदमी, कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा नहीं होता है। कहाँ खोए तो, कहाँ से आ गए, हमारे ससुराल से थोड़ा आए। अजीब आदमी है यार, नशा ही सोच रहा है क्या, सुबह सुबह कौन सा ब्रांड फूक के आता है। नीचे क्या बचेगा भैया, सिर्फ यहाँ भी कॉस है यहाँ भी कॉस है, कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, यहां से तो सिर्फ बचेगा 1/sin के प्लस वन, तो इससे ये कट गया। तो बस देखो 1/sin क्या होता है कॉसेट, है ना। 1/sin भैया साइन का उल्टा ही तो कॉसेट होना है जी जी, और 1/sin यहाँ पर ये भी कॉसेट, तो हो गया भैया, यही तो दिखाना था। बराबर किसके आ गया, इतना ही काम तो करना था, कौन सा मुश्किल, क्या मुश्किल था यार ना, वही तो कैसा गाते हैं भी, बहुत आसान आता है तुम लोग करो तो करते नहीं हो, तुम लोग पढ़ते लिखते तो। अब नेक्स्ट बात आती है खंड बात, खंड बात में हो गया है
ठीक है ना। अब तीसरे खंड की बात है, खंड ब ही, ठीक है ना, 2 है। पहला हम लोग कर चुके हैं, पहले के पास 6, ठीक, और दूसरे का इसके 6 घंटे पहले भी हो गए, फिर दूसरे का पहला दिन क्या कह रहा है कि किसी एपी का 10वां पद, किसी एपी का 10वां पद उसके 10वें पद से किसी एपी का 17वां पद, कौन सा पद है, कह रहा है कि जो 17वां पद है ना, वो ध्यान से देखो, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। जो भी 10वां पद है ना, 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो इसका सार्वअंतर ज्ञात पूछे, बताओ कितना चुपचाप सवाल, क्या पूछ रहा है इसका, बस कितनी इंफॉर्मेशन तुम्हें दी है और तेरा सार्वअंतर ज्ञात करो, तो ये तुम्हें दिया हुआ है। तो 17वां पद भाई एनवां पद क्या होता है, किसी एपी का एनवां पद, किसी एपी का जो एनवां पद है वो आप सब जानते हैं, वो आपका होता है क्या, ए प्लस एल माइनस 1 डी, यही होता है। तो 17वां पद क्या बनेगा, वो बनेगा ए प्लस एन की जगह रखोगे तो 17 में से एक जगह कितना बचेगा, चलो लिख देते हैं, 17 माइनस 1 डी बराबर 10वां पद हो जाएगा तुम्हारे पास ए प्लस 10 माइनस 1 डी प्लस 7। तो ए से ए कट गया दोनों तरफ, तो 17 में से एक जाएगा 16 डी बराबर 10 में से एक जाएगा 9 डी प्लस 7। तो ये क्या बनेगा, 16 डी माइनस 9 डी बराबर 7, 16 में से 9 जाएगा तो 7 डी बराबर 7। तो डी बराबर कितना आ गया, 1। अतः सारा अंतर क्या होगा भैया, अतः सर्वांतर बराबर 1। बस इतना आसान सा, करो छापो जल्दी। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना, कि अगला सवाल हमारे पास क्या है भैया, देख लेते हैं। दूसरा वाले का खा, देखो क्या कहेगा इधर, तेरा समीकरण क्या दिक्कत, भूख लगी है, उठा के लाठी उठाते आओ। हाँ, आओ देखा भूख लगी, समोसा मैं खवाई समोसा पढ़ेंगे अच्छा ना थी हाँ शांत चल, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0, इसको हल करना है, इसके मूल ज्ञान। बड़े ध्यान से सुनना कि ये जो दो नंबर है तुम्हारे पास, ये दो नंबर पहला वाला और आखिरी का, यानी जो आपके पास एक द्विघात समीकरण बनता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसमें क्या देखना होता है, a और c का गुणनफल देखो। तो दो संख्या तुम्हें ऐसी चाहिए कि जिनमें a और c का गुणनफल क्या है भैया, देखो दो संख्या ऐसी जिनका गुणनफल कितना होना चाहिए, a और c के गुणनफल के बराबर। और जब आप गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 5√2 को जब आप √2 से गुणा करोगे तो 5√2 का मल्टीप्लाई 2 यानी आगे 10। तो दो संख्या ऐसी जिनका गुणनफल कितना चाहिए 10 और जिनका योगफल कितना चाहिए हमें 7। तो वो दो संख्या कौन है, 5 जोड़ दो, 5 2 10 और 5 2 7। तो इन दोनों को लेकर के सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहां से इसको तोड़ो भैया, √2x² प्लस 7x को क्या लिखेंगे 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0। तो यहां से हम क्या एक काम कर सकते हैं, इन दोनों जगह से x कॉमन ले लो, तो यहां से बचेगा √2x प्लस 5, है नहीं, ये बचेगा, हाँ सर बचेगा तो यही। और इन दोनों जगह से क्या करो, √2 कॉमन ले लो, तो यहां से क्या बचेगा, √2x प्लस 5, √2 अंदर जाएगा, √2 मल्टीप्लाई होकर के क्या बना देगा, 2 बना देगा, ठीक। अब दोनों जगह से भैया क्या करो, √2x प्लस 5 दोनों में उठा लो इसको, तो क्या बचा x प्लस √2 बराबर 0। तो या तो ये 0 होगा या 0 ये, तो अगर ये 0 है तो √x प्लस 5 बराबर अगर 0 है तो x का मान आ जाएगा -5 बटे √2। और अगर ये वाली वैल्यू 0 है तो x का मान आ जाएगा -√2। तो इसके ये हल हो जाएंगे,
कितना आसान सवाल है बताओ, है कि नहीं? अब इतना इससे आसान क्या ही होगी। अब अगला सवाल, ये पिछले वाले सेट में भी हम लोग कर चुके हैं यार डायरेक्टली, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे नहीं करवा रहे, बस वहां पे ए बी स्क्वायर लिखा हुआ था, ए बी स्क्वायर दिखाना। हाँ, जैसे कह रहा है कि त्रिभुज ए डी सी और बी ए सी दोनों क्या है, सर्वांग है, बराबर का निशान लिखा हुआ है, वैसे समरूप होना चाहिए वैसे, पर सर्वांग की बात कर रहा है तो त्रिभुज में। अच्छा, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर बिंदु डी इस प्रकार है। एक त्रिभुज ए बी सी, ये हमारे पास में क्या है, एक त्रिभुज है ए बी सी, तो वो कह रहा है कि ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि कोण ए डी सी, कोण कौन सा भैया आपको, कोण ए डी सी, ये वाला जो भी कोण है वो किसके बराबर है, कोण बी ए सी के बराबर है। तो इसमें हमने ये कह रहा है कि ये डी से दिलो सी ए स्क्वायर बराबर सी बी गुणे सी, हो जाना चाहिए, वही लगाना खेल्स पर भी, बस दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। समरूप दिखा भी ना, समरूप कैसे दिखाओगे भैया, दो त्रिभुज तुम्हारे पास बनेगी, दोनों त्रिभुज को अगर आप अलग अलग तोड़ के बनाओगे तो एक त्रिभुज तुम्हारे पास ये बनेगा एबीसी और एक त्रिभुज बनेगा तुम्हारे पास में ये एडीसी, ठीक है ना। अब इसमें क्या कहना है कि एक कोण ए का मान जो है ना वो कोण डी के बराबर है, कोण ए का मान किसके बराबर है, कोण डी के बराबर है, ठीक, पहली बात तो ये आपने यहाँ पे दिखा दिया, कोण ए बराबर किसके हो गया, कोण डी के, हाँ सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात कि दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या, एसी दोनों में कॉमन है, एसी यहाँ भी है, एसी यहाँ भी है, तो आप ये भी कह दोगे कि एसी बराबर किसके है, एसी के उभयनिष्ठ है, ठीक। तो इस प्रकार आप ये कह सकते हो कि भैया देखो एक भुजा बराबर हो गई, एक कोण के बराबर हो गया, और कोई ऑप्शन नजर आ रहा है क्या, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर डी इस प्रकार की ए टी सी, ए डी सी, ठीक है, बराबर बी ए सी, ठीक है, तो सिद्ध करो सी ए, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो अब इन दोनों में त्रिभुज में हमारे पास में कौन सा है, एक त्रिभुज है एबीसी और एक त्रिभुज है एडीसी। अब इन दोनों में से एक चीज और अपने पास कॉमन आ रही है, कौन और कोई चीज क्या है भैया, कोण सी, कोण सी भी तो दोनों में है, तो भैया दो कोण बराबर हो गए, एक भुजा बराबर है, हो गया समरूप, और समरूप हो गया तो इनमें संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो इस वाले त्रिभुज के लिए अगर आप ले लो, ठीक है ना, तो इसके लिए क्या होगा, संगत भुजाएं, ठीक है ना, ले लो भैया। इसके लिए देखो डी के सामने है तो सी ए बटे सी डी किसके बराबर होगा, सी बी बटे सी ए के बराबर होगा, सी बी बटे, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, कोण डी के सामने क्या थी, सी ए, और कोण ए के सामने क्या है, बी सी ए, तो इसलिए, और ये डी और ए बराबर है, थोड़ा इसमें कंफ्यूजन बच्चों को हो जाती है, कौन सी भुजा ऊपर निकली कौन सी नीचे, तो देखो कोण डी के सामने, कोण डी और कोण ए बराबर है ना, तो कोण डी के सामने वाली भुजा कौन सी थी, सी ए, कोण, और यहाँ पर ए के सामने कौन सी भुजा है, बी सी है या सी बी, बस वो ध्यान रखना, बाकी चीजें हो जाएगी अपने आप। तो भैया यहाँ पे सी ए इधर भेजोगे तो क्या आ जाएगा, सी ए गुड़े सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी गुड़े सी, तो सी बी गुड़े सी बी, क्या बोल रहे हैं, सी ए गुड़े सी ए क्या बन जाएगा हमारे पास, सी ए स्क्वायर बराबर सी बी गुड़े, ऐसा ही क्वेश्चन पिछले वाले सेट में भी हमने करवाया था, ए बी स्क्वायर बराबर दिखाना था ना, सॉरी, हाँ ए बी स्क्वायर बराबर ए डी गुड़े डी, ऐसा करके कुछ दिखाना था, ठीक, तो वही क्वेश्चन है, वैसे ही करते हैं, चलो छापो। देखो अगला सवाल ये करना है कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी किसी वृत्त के परिगत खींचा गया है, अच्छा, तो एक वृत्त बनाओ, अंगा है, अंगा ही है, हाँ है सॉरी, तो कह रहा भैया देखो एक वृत्त है, एक क्या है, वृत्त है, और इसके परितः हमने एक चतुर्भुज खींचा है ए बी सी डी, ठीक है, ये कोई चतुर्भुज है हमारे पास में, ए बी सी और डी, ऐसा कुछ,
ठीक है ना, वृत्त की परिधि। तो हमें कहना है कि ए बी प्लस सी डी, क्या कहना है भैया, क्या दिखाना है, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी किसके बराबर है, ए डी प्लस बी सी के बराबर है। ठीक है, तो दिखा देंगे यार, क्या दिक्कत, कुछ नहीं क्या, हमने ये मान लिया कि जो हमारा चतुर्भुज है वो वृत्त को इन बिंदुओं पर टच कर रहा है। ठीक है ना, पी क्यू, यहाँ आर और यहाँ एस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, इसको आप क्यों समझ लो ना कि लगभग हर दूसरे साल पूछा जाने वाला प्रश्न है, लगभग हर दूसरे साल पूछने जाने वाला इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये तो फिलहाल 2025 में भी पूछा गया। अगर आए पूछ भी क्योंकि 2016-17 लगातार पूछा गया दोनों साल। अब 16-17 में भी दोनों साल आए, फिर 13 तक भी आया हुआ है, तो कौन सा भरोसा है, पता नहीं किस्मत तुम्हारी चमक जाए तो थोड़ा ध्यान दे लो। तो हमें एक बात पता है, कुछ मत दिमाग में कि देखो हम एक कॉन्सेप्ट का केवल इस्तेमाल करेंगे कि अगर कोई भी बिंदु वृत्त के बाहर है, कोई भी बिंदु वृत्त के बाहर है, तो उस बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। समझ गई बात, यदि कोई भी बिंदु वृत्त के बाहर है तो उससे खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती हैं, बस और क्या है। इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कि एपी बराबर किसके होगा, एपी बराबर होगा ए एस के। हाँ सर ठीक है, ऐसे बी से बीपी बराबर किसके होगा, बी क्यू के होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा खींचेगी। सी के लिए आप देखोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, सी के लिए हम एपी बीपी, ठीक है कोई बात नहीं। तो हमें क्या दिखाना है, ए बी प्लस सी डी दिखाना है। हाँ ठीक है, तो सी आर प्लस सी क्यू क्या लिख सकते हैं, सी आर प्लस, सर प्लस नहीं ये बराबर, बराबर सी क्यू। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास में आ जाएगा डी आर बराबर किसके हो जाएगा, डी एस। कोई समस्या यहाँ तो हमने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाया है कि भैया यदि कोई बिंदु वृत्त के बाहर है तो उस बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। अब एक काम करो, इन सबको जोड़ दो, सबको क्या करो, जोड़ दो बस। तो एक समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, सर इससे क्या होगा, देखो एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर, डी आर नहीं लिखा है, डी आर लिखा हुआ, ऐसे ही ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब आप ध्यान से देखो यार, एपी और बीपी इनको जोड़ेंगे एबी बन जाएगा कि नहीं, तो बस लिखो तो यहाँ पर, तो एपी प्लस बीपी किसके बराबर हो गया, एबी के बराबर। ऐसे सी आर प्लस डी आर सी डी के बराबर है, हाँ सर है। ए एस, ए एस ठीक है ना, और डी एस, ए एस और डी एस, तो ए एस और डी एस ये किसके बराबर है, ए डी के बराबर है, प्लस बी क्यू, ये रहा बी क्यू और सी क्यू किसके बराबर है, ये बी सी के बराबर है। ये तो दिखाना था, कौन सा मुश्किल ना, कितना आसान सवाल, अगला सवाल ठीक है। तो बस हमें इस क्वेश्चन देखो क्या करना चाहिए, इस क्वेश्चन में कि एक वृत्त के परितः या उसके परिगत एक चतुर्भुज खींचा गया है एबीसीडी, तो ये सिद्ध करना था। मैंने सिर्फ एक परिमेय का इस्तेमाल किया और वो परिमेय क्या थी कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां हमेशा बराबर होती हैं। बस ए से खींची गई स्पर्शी कौन होगी, एपी बराबर ए एस, बी से खींची गई स्पर्शी बीपी बराबर बी क्यू, सी से खींची गई स्पर्श रेखा सी आर बराबर सी क्यू, और डी से खींची गई स्पर्श रेखा डी आर बराबर टी एस। ठीक, जो जब ये आ गया बस हमने चारों को जोड़ दिया, जोड़ा तो हमने क्या देखा, एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी ये पूरा हो गया एबी। ऐसे ही सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर ये पूरा बन गया सीडी। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे ए एस प्लस एस डी, ए एस प्लस एस ये जो डी एस ये एस डी जो ये बोल लो ये हमारा एडी के बराबर, और सिमिलरली बी क्यू प्लस सी क्यू हमारा किसके बराबर आ गया, बी एस के बराबर आ गया प्रूफ। ठीक, चलो नेक्स्ट अंगा की बात कर ले। अंगा वाला पार्ट में एक आपको वर्गांतराल दिया हुआ है और इसमें आपसे बोला हुआ कि भैया तो इसका समांतर माध्यम वो 28.5 है, तो x और y का मान ज्ञात करो और n का मान भी तुम्हें दिया हुआ है, n का मान कितना है 60। ठीक, तो आ जाओ बनाते भैया टेबल। वर्ग अंतराल तुम्हें क्या दिया हुआ है,
यार इसको मिटा दें। अच्छा तुरंत इसको कर लो यार, तो ज़्यादा हमें जगह की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको कर लो फिर कर। चलो चलो जल्दी करो, हो गया ठीक है। काम गेम से जल्दी करो भैया।